Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the pentose sugar as well as we have discussed about the role of phosphate in the न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में हमने फॉस्फेट का रोल पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली होता क्या है, पेंटोज शुगर का क्या रोल होता है, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, आरएनए में कौन सी शुगर होती है. फ्रॉम दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट डीएनए और द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे या डीएनए के बारे में बात करेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं डीएनए क्या है. डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेल की. वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ये सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है. इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था फ्रेडरिक मिशर ने. किसने डिस्कवर किया था इसको? मिशर ने. फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इसको डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लिन. इसको नाम दिया था न्यूक्लिन. बट एग्जैक्टली उन्होंने न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था और न्यूक्लिक एसिड उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसी को ही उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन. तो उन्होंने कहा कि जो पस सेल है, पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी है, दैट डेंस बॉडी इज नोन एज न्यूक्लिन. क्योंकि वो न्यूक्लियस में मौजूद है इसलिए उसका नाम दिया गया न्यूक्लिन. ये दिया था एफ मिशर ने. उन्हीं के स्टूडेंट थे एल्टमैन. तो एल्टमैन ने एग्जैक्टली उसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड क्योंकि इनका जो नेचर था वो था एसिडिक नेचर. और इनका जो एसिडिक नेचर होता है उसका कारण है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट. बट जो डीएनए टर्म है, द टर्म डीएनए was given by जैकारिस. जो डीएनए टर्म दी थी वो दी थी जैकारिस ने. साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्टली वैसे ही ध्यान रखने हैं जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिन के नाम से डिस्कवर किया एफ मिशर ने इन द ईयर 1869. जो टर्म दी डीएनए वो दी जैकारिस ने. तो ये चीजें हमें बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि कौन से ईयर में क्या चीज दिया गया था. अब जब हम बात करते हैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की या डीएनए की नॉर्मली बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज है. डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. अब ये जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से होता है या फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज. जब एक्चुअली डीएनए होता क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. इस पॉलीमर में फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस है. फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस. तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए बन जाते हैं. राइट. तो डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? फॉस्फेट की वजह से है. डीएनए के पास जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो डीएनए के पास जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसका भी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब है कि सेकंड पोजीशन, जो कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी. इसीलिए इसको क्या बोला? डीऑक्सी. डी का मतलब नहीं होना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का नहीं होना. राइबोज शुगर में क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर. नाइट्रोजन बेस. डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ATGC. तो हमने क्या पढ़ा कि डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया एफ मिशर ने. 18
1869 में। जो टर्म डीएनए है वो दी जैकारिस ने। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, 3 चीजों से बना है। फॉस्फेट, ये डीएनए को नेगेटिव चार्ज बनाता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो 3 चीजों से मिलके डीएनए बना है या न्यूक्लियोटाइड बना, और न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर बन जाता है या न्यूक्लियोटाइड जब चेन बना लेता है उसी चेन को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। जैसा कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, जो इमेजेस होती है उसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमें बहुत ही सुंदर इस तरीके से दिखाई देता है। अब कुछ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड कुछ हम ये देखते हैं कि जब इसकी डिस्कवरी की तो किस तरीके से इसकी डिस्कवरी की गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विल्किंस एंड फ्रैंकलाइन। इन्होंने जो टेक्निक यूज की थी डीएनए के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट टेक्निक इज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। तो क्वेश्चन आ जाए कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी किस लिए यूज की गई? एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी डीएनए के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लाई गई। और जो साइंटिस्ट थे विल्किंस एंड फ्रैंकलाइन, इन दोनों ने मिलके एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक डीएनए के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की। तो साइंटिस्ट का नेम भी हमें याद रखना है और टेक्निक किस लिए यूज की गई, कौन सी टेक्निक यूज की गई, ये नाम भी हमें पता होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि विल्किंस एंड फ्रैंकलाइन दिखते कैसे थे, तो विल्किंस मेल एंड फ्रैंकलाइन फीमेल साइंटिस्ट थी जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के मीडियम से सबसे पहले समझाया। तो जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर को एक एक्स-रे फिल्म के द्वारा समझाया जाता है। ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देती है, दैट इज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। इस एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए के स्ट्रक्चर को डॉट्स एंड स्पॉट्स के द्वारा समझाया जाता है। बट ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, ये दोनों ही इस एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी फिल्म में ये जो डॉट्स या स्पॉट्स हैं, इनका क्या रोल है, ये क्या है, इनको समझाने में सक्षम नहीं थे। दे वर फेल टू एक्सप्लेन द डॉट्स एंड द स्पॉट्स प्रेजेंट इन द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। जो पूरा इन्होंने जो फिल्म बनाई थी, इस फिल्म में जो डॉट्स और स्पॉट्स क्या हैं ये वो समझा नहीं पाए, तो इसीलिए इनके द्वारा दी गई जो टेक्निक थी वो फेल हो गई, वो एक्सेप्ट नहीं की गई। तो इन्होंने सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, किस टेक्निक से किया, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से किया, बट ये एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अपने ही बनाई हुई फिल्म में डॉट्स एंड स्पॉट्स को समझा नहीं पाए। अब 2 और साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक। क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हम 2 पढ़ चुके हैं, विल्किंस एंड फ्रैंकलाइन। उसी तरीके से वॉटसन, क्रिक, चार्गॉफ, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया, अपने अपने तरीके से समझाया। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक फ्रैंकलाइन और विल्किंस ने यूज की थी, जो फिल्म बनाई थी उन्होंने, उस फिल्म को बहुत थरली स्टडी किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, और समझने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और उस कंक्लूजन में उन्होंने कंक्लूड किया, ये बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे प्रपोज किया गया, यहाँ पे दिया गया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने कहा कि जो डीएनए का मॉडल है, इन्होंने समझाया कि जो डीएनए का मॉडल है वो डबल हेलिकल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है, और इन्होंने ये मॉडल दिया 1953 में। क्लियर? सो वॉटसन एंड क्रिक ये हमें ऐसे दिखते हैं, तो कई बार पिक्चर प्रेजेंटेशन
भी आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट कैसा दिखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ध्यान से समझे कि जब डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया गया तो समझाने के बाद सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस वर अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन द ईयर 1962। इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला जो भी इन्होंने काम किया, क्योंकि विल्किंस एंड फ्रैंकलाइन इन दोनों ने मिलकर तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दी। उसी क्रिस्टलोग्राफी को समझते हुए, पढ़ते हुए इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का समझाया और ये समझ में आ गया कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके आधार पे डीएनए कैसा दिखता है। ये इनके साथ जो साइंटिस्ट उस समय काम कर रहे थे उन सब ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल रहा। लोगों को समझ में आ गया कि डीएनए ऐसा दिखता है, तो इस मॉडल की एक्सेप्टेंस थी। तो जब एक्सेप्टेंस थी तो इसी वजह से इन साइंटिस्ट को 1962 में नोबेल प्राइज मिला। विल्किंस को भी मिला, फ्रैंकलाइन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1962 तक फ्रैंकलाइन की डेथ हो चुकी थी। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एनसीईआरटी की लाइन है और इट इज फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, या क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इल्यूसिव क्यों रहा बड़े ही लंबे समय के लिए। अब लंबा समय क्या है ये बात समझनी है। तो लंबा समय ये है कि जो डीएनए या न्यूक्लिन या न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया 1869 में, राइट। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया वो दिया 1953 में। 1953 में तो एक बहुत ही लंबा समय लग गया। यहाँ पे कितना लंबा समय लग गया कि डीएनए दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बात समझने में। तो इसका मेन कारण क्या था? टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन का क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप डेवलप्ड नहीं थे जो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा सकते, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को दिखा सकते कि अच्छा ये डीएनए ऐसा दिखता है। तो ये सारी चीजें समझने में टेक्निक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निक में एडवांसमेंट आता चला गया तो जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ते हैं, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर समझा वो टेक्नोलॉजी की वजह से समझ में आया। जैसा कि हम जानते हैं नाल एंड रिस्का ने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया वो 1940 में किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, तो यानी कि एडवांसमेंट बहुत लेट आया। तो एडवांसमेंट लेट आया, टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई चीज़ों के स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आने लगे कि डिटेल स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का कैसा दिखता है वो माइक्रोस्कोप से समझ में आया। तो यहाँ पे टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव for a long period of the time due to technical limitation। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा strong नहीं थी, इसलिए it remained elusive for a longer period। Now वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक मॉडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना बच्चों वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑल द पॉइंट्स फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्कवरी तो सारी पढ़ ली है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।